नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त सौभाग्य की एक बात का। सौभाग्य की एक बात में आज संसद की सुरक्षा में चूक पर संसद में हुए हंगामे के बाद 2 दिन में विपक्ष के 92 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। पाकिस्तान के कराची में बैठे देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेट ठप होने की खबर भी सामने आई। तीसरी खबर, इजरायल की फौज ने गाजा की जमीन के नीचे हमास की सबसे लंबी सुरंग को खोजने का दावा कर दिया। और चौथी खबर होगी, अमेरिका की धमकियों से बेपरवाह उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागकर नई जंग के संकेत दे दिए। बड़ी खबर आई कराची में छिपे भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी। दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर लगातार सामने आई, जिसके बाद खलबली मच गई और खबरों पर मुहर तो किसी ने नहीं लगाई, लेकिन दावा किया गया कि किसी अनजान शख्स ने दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान बच नहीं पाई। इस खबर के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट ठप पड़ने की खबरें भी आई। यह दावा किया गया कि पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम से जुड़ी किसी भी खबर को बाहर आने नहीं देना चाहता और इसीलिए उसने इंटरनेट को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, दाऊद इब्राहिम के समधी और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के परिवार को भी नजरबंद किए जाने की खबरें आई, जिससे ये राज गहरा हो गया कि जरूर पाकिस्तान की सरकार, उसकी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कुछ जानकारियां छुपाने की कोशिश कर रही है। दाऊद इब्राहिम से जुड़ी ये खबर तब आई जब पिछले 2 महीने से पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से आतंकियों की हत्या हो रही है। चुन चुनकर उन आतंकियों को खत्म किया जा रहा है जो भारत के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल है। यही वजह है कि भारत के सबसे बड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरों की कड़ियां जोड़कर अब देखे जाने लगी, क्योंकि इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि किसी ने दाऊद इब्राहिम को जान से मारने की साजिश रची और दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है और वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और खुफिया सूत्रों के मुताबिक वो पाकिस्तान में छिपकर आतंक को बढ़ावा देने वाली डी कंपनी को वहां से चलाता है। हालांकि जैसे ही उसे जहर दिए जाने की बात ने जोर पकड़ा, न्यूज़ 18 ने उसके सबसे करीबी लोगों में एक गैंगस्टर छोटा शकील से इस बारे में बातचीत की। छोटा शकील बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। छोटा शकील, ये खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उनकी मौत हो गई है। टोटल फेक न्यूज है भैया ये। और ये हर साल कोई ना कोई कहानी करते रहते हैं, डिपार्टमेंट वाले हो या कोई भी हो या आपका सोशल मीडिया हो। इस बातचीत के दौरान गैंगस्टर छोटा शकील ने दावा किया कि दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर पूरी तरह से झूठ है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि दाऊद के किसी दुश्मन ने उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मारने की साजिश रची। हालांकि न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए छोटा शकील ने यह दावा किया कि सोशल मीडिया पर किसी ने जानबूझकर अफवाह फैलाई, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकारों और वहां के कई मीडिया चैनलों की छटपटाहट को देखकर यह लगा कि पाकिस्तान इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दाऊद इब्राहिम की मौत कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। खबरें तो ये भी थी कि जैसे ही दाऊद की मौत का दावा किया गया, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद को उनके परिवार समेत नजरबंद कर लिया गया। जावेद मियांदाद दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाते हैं, इसीलिए शुरुआत में यह आशंका जताई गई कि दाऊद को निशाना बनाने वाला शख्स जावेद मियांदाद और उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि दाऊद के करीबी गैंगस्टर छोटा शकील ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में जैसी उठापटक मची, उसे देखकर लगा कि पाकिस्तान इस खबर को दबाने की कोशिश में है। इसीलिए न्यूज़ 18 ने छोटा शकील से इस बारे में खुलकर सीधा सवाल किया। अंडरवर्ल्ड इस पे इंक्वायरी कर रहा है, पाकिस्तान के लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं लगातार कि दाऊद इब्राहिम की डेथ हो गई है। अब हर चीज तो हम नहीं बता सकते ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो दाऊद एकदम फिट है? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिट है। इस बातचीत के दौरान गैंगस्टर छोटा शकील ने ये दावा किया कि दाऊद का जन्मदिन नजदीक है और इसी वजह से उसकी मौत की खबरें उड़ाई जा रही हैं। और बातों बातों में गैंगस्टर छोटा शकील ने यह जानकारी भी दे दी कि गैंगस्टर दाऊद के जन्मदिन की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में भारत की हिट लिस्ट में मौजूद आतंकियों की एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। क्योंकि छोटा शकील ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए ये दावा किया कि डी कंपनी दाऊद के जन्मदिन की तैयारियों में लगी हुई है। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद 26 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनाता है।
और गैंगस्टर छोटा शकील के मुताबिक इस बार भी वो हर बार की तरह एक बड़ा जलसा करने वाला है। दाऊद इब्राहिम का बर्थडे आ रहा है, क्या बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें ये वो तो हर साल मनाते हैं और अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते, कोई नई बात तो है ही नहीं। तो इस बार भी धूमधाम, वही पता है, इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनाएंगे। जिस तरह से छोटा शकील ने दाऊद के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की बात कही, उससे ये आशंका जताई जाने लगी कि पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों का जमावड़ा लगेगा। मतलब एक तरह से छोटा शकील ने ये साफ करने की कोशिश की कि दाऊद की मौत को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनमें जरा भी दम नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत का दावा किया गया हो। इससे पहले भी पाकिस्तानी मीडिया में छपी कई रिपोर्ट में दाऊद की मौत की आशंका जताई गई थी, लेकिन हर बार ये बात अफवाह ही निकली। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत में हुए मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा बैठा है और उसका दावा है कि अवैध कारोबार के लिए बनाई गई उसकी डी कंपनी अभी भी सक्रिय है। हालांकि जैसे ही उसकी मौत की खबरों ने जोर पकड़ा, वो एक बार फिर चर्चा में आ गया। इससे पहले 2020 में ये दावा किया गया था कि दाऊद इब्राहिम ने कोविड के चलते अपनी जान गंवा दी। हालांकि ये खबर झूठी निकली थी। ऐसी ही एक खबर 2017 में भी उड़ी थी। तब ये दावा किया गया था कि गैंग्रीन नाम की बीमारी की वजह से पहले उसका पैर काटा गया और फिर उसकी जान चली गई। हालांकि इस दावे में भी दम नहीं था। इससे पहले 2016 में भी पाकिस्तानी मीडिया ने कहा था कि दाऊद इब्राहिम को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई, लेकिन हर बार उसके करीबी छोटा शकील ने इन बातों को अफवाह बताया था। ठीक वैसे ही जैसे उसने इस बार किया। इस बार भी दाऊद के करीबी माने जाने वाले छोटा शकील ने साफ कर दिया कि दाऊद को जहर देकर मारने की बातें कोरी अफवाह हैं। और बड़ी खबर आई संसद की सुरक्षा में सेंधमारी से जुड़ी। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन दोनों सदनों से कुल 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने तख्तियां लहराकर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इनमें अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, टीएमसी के 9, डीएमके के 9 और दूसरे दलों के 4 सांसद शामिल हैं। और इसी तरह राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। इसकी वजह से सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए यानी 22 दिसंबर तक निलंबित कर दिया। इससे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 14 सांसद निलंबित किए गए थे। इस तरह शीतकालीन सत्र से कुल 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। मतलब विपक्ष के ये 92 सांसद अब शीतकालीन सत्र के बचे 4 दिनों तक संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हफ्ते के पहले ही दिन संसद में विपक्ष के इन सांसदों पर निलंबन की गाज गिर गई। विपक्षी सांसदों ने 13 दिसंबर को संसद में हुई घुसपैठ को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया और उन्होंने मांग की कि इस मसले पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान दें। इसके लिए विपक्ष के सांसद लगातार लोकसभा और राज्यसभा में जोर जोर से नारेबाजी करते रहे। बेटा एक लड़की के साथ भाग गया था, उसके लड़की के लोकसभा में तो विपक्ष के सांसदों ने तख्तियां तक लहराई। इसके बाद संसद में विपक्षी सांसदों पर बड़ी कार्रवाई हुई और एक साथ दोनों सदनों में कुल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लोकसभा में स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्ष के 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश समेत कुल 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले 13 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के सांसद सस्पेंड हो चुके थे। यानी इस सत्र में अब तक विपक्ष के कुल 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। और इसके लिए सत्ता पक्ष ने विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सत्ता पक्ष के सांसदों के मुताबिक विपक्ष ने स्पीकर का अपमान किया, क्योंकि उनकी बार बार की गई शांति की अपील के बाद भी विपक्षी सांसद सदन में नारेबाजी और हंगामा करते रहे। और इसी वजह से विपक्षी सांसदों के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की गई। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि सदन न चलने देना भी विपक्ष के सांसदों का एक प्लान ही है। बार बार अनुरोध पर अपमान किया गया, लेकिन विपक्ष अपने सांसदों के निलंबन पर विफर गया। उसने इस कार्रवाई को सत्ता पक्ष की तानाशाही करार दिया। उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे, इसलिए वो
ये करके दिखाया। सदन के अंदर मचे बवाल के बीच संसद के मकर द्वार पर उन 14 सांसदों में 4 सांसद भी नजर आए जिन्हें शुक्रवार को निलंबित किया गया था। वो वहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त वहां सोनिया गांधी पहुंची और सदन में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। प्रदर्शन कर रहे सांसदों के पास पहुंचकर सोनिया ने कुछ कहा और फिर उनके बीच से होती हुई संसद के अंदर चली गयी। इस दौरान उनके साथ अधीर रंजन चौधरी भी दिखाई दिए, जिन्हें बाद में निलंबित कर दिया गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को संसद की कार्यवाही के दौरान सस्पेंड किया गया हो। इससे पहले 1989 में भी संसद में हंगामा करने वाले सांसदों पर बड़ी कार्रवाई हुई थी और एक साथ 63 सांसदों को संसद के सत्र से निलंबित कर दिया गया था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और संसद में जस्टिस ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर संसद में हंगामा हुआ था। उस वक्त कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार के पास 400 सांसद थे और भारी बहुमत था। उस वक्त विरोध कर रहे 63 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया गया था। और इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के नागौर से संसद में सेंध लगाने वाले 4 आरोपी नीलम, अमोल, सागर, मनोरंजन के जले हुए फोन बरामद कर लिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 13 दिसंबर को इस घटना के बाद ललित झा इन चारों के फोन अपने साथ लेकर फरार हो गया था और आरोप है कि उसने राजस्थान के नागौर में सबूत मिटाने के लिए उनके फोन जला दिए थे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ललित को इस बात का डर था कि नीलम, अमोल, सागर और मनोरंजन के फोन से पुलिस संसद में सेंधमारी से जुटे सबूत जुटा लेगी। 13 दिसंबर को संसद के अंदर और बाहर सेंधमारी की इस घटना को दोपहर करीब 1 बजे अंजाम दिया गया था। और दावा है कि उस घटना से पहले मास्टरमाइंड ललित ने चारों आरोपियों के मोबाइल फोन अपने पास रख लिए थे। और सूत्रों का दावा है कि दिल्ली से फरार होने के बाद वो सीधे राजस्थान के नागौर में एक ढाबे पर पहुंचा था। आरोप है कि उसी दौरान उसने अपने साथी महेश के साथ मिलकर आग सेकने के बहाने अलाव में उन चारों मोबाइल फोन को आग के हवाले कर दिया। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस की एक टीम ने उसकी निशानदेही पर नागौर के उस ढाबे के पास से फोन बरामद कर लिए। हालांकि सभी मोबाइल फोन बुरी तरह जले हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस की टीम फोन का डेटा जुटाने में लगी है ताकि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की पूरी साजिश से पर्दा उठाया जा सके। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस घटना का मास्टरमाइंड ललित और उसके 2 साथियों ने भी हाईवे किनारे मौजूद उसी ढाबे पर रात बिताई थी। और ललित के उन दोनों साथियों के नाम हैं महेश कुमावत और कैलाश कुमावत। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। महेश कुमावत 9वीं पास है और उसी के साथ ललित ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया था। सूत्रों का दावा है कि महेश कुमावत संसद की सुरक्षा में हुई सेंधमारी की साजिश में बराबर का भागीदार है। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ के दौरान ललित ने बताया कि वो घटना का वीडियो बनाने के बाद राजस्थान के नागौर फरार हो गया था और वहां पहुंचने के बाद आरोपी ललित अपने साथी कैलाश और महेश से मिला। और सूत्रों के मुताबिक महेश ने प्लान के तहत शिव होटल एंड रेस्टोरेंट नाम के इस छोटे से ढाबे पर ललित के रहने का इंतजाम किया था। सिर्फ ललित ही नहीं बल्कि महेश और कैलाश ने भी हाईवे के किनारे मौजूद इसी ढाबे पर रात बिताई थी। सूत्रों का दावा है कि महेश ने जानबूझकर इस ढाबे को चुना था क्योंकि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था और इसी वजह से बकायदा रेकी कर महेश ने ललित को छिपाने के लिए इस ढाबे को चुना था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जांच में इस बात का भी पता चला कि मनोरंजन और सागर के साथ संसद में महेश भी घुसने वाला था। यानी सागर और मनोरंजन की तरह लोकसभा के दर्शक दीर्घा से महेश के कूदने की प्लानिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि प्लान के तहत राजस्थान के नागौर के रहने वाले महेश को भी दूसरे आरोपियों की तरह दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम आना था। वहां के सेक्टर 7 में मौजूद विशाल शर्मा उर्फ विक्की के घर पर घटना से पहले सभी आरोपियों को पहुंचना था। लेकिन सूत्रों का दावा है कि ऐन वक्त पर महेश की मां ने उसे दिल्ली जाने से रोक लिया और इसी वजह से महेश का दिल्ली आना कैंसिल हो गया। सूत्रों का दावा है कि महेश के नहीं आने के बाद ललित को आखिरी वक्त में प्लान बदलना पड़ा। दावा है कि बाद में ललित ने ये तय किया कि घटना के बाद जो लोग भी भागेंगे उनके रहने खाने का इंतजाम महेश ही करेगा। पुलिस ने उसे भी सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और तो और उसका रिश्तेदार कैलाश भी शक के दायरे में है।
लेकिन जांच के दौरान पुलिस के होश तब उड़ गए जब ये पता चला कि आरोपियों ने संसद के बाहर आत्मदाह करने की भी प्लानिंग की थी। मतलब 13 दिसंबर को संसद के अंदर और बाहर सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने दूसरे खतरनाक प्लान भी तैयार किए थे। और सूत्रों का दावा है कि उनमें पहला प्लान संसद के बाहर आत्मदाह करने का था। आरोपियों से पूछताछ के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि कुछ आरोपियों ने संसद के बाहर सुरक्षा कर्मियों के सामने खुद को आग के हवाले करने यानी जान देने के बारे में भी सोचा था, लेकिन बाद में आरोपियों ने अपना मन बदल लिया था। इसके अलावा आरोपियों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संसद के अंदर और बाहर पर्चे बांटने पर भी विचार किया था। लेकिन सूत्र बताते हैं कि ललित के मना करने के बाद इस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया गया था। और इसके बाद कई दौर की मीटिंग के बाद आरोपियों ने एक फाइनल प्लान तैयार किया। तय हुआ कि संसद के अंदर मनोरंजन और सागर कलर स्प्रे लेकर जाएंगे और वहां हंगामा खड़ा करेंगे, जबकि नीलम और अमोल को संसद के बाहर स्मोक अटैक करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और हुआ भी बिल्कुल प्लान के हिसाब से, क्योंकि 13 दिसंबर को संसद के बाहर और अंदर एक साथ स्मोक अटैक किया गया था। और उसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि संसद के अंदर और बाहर स्मोक अटैक करने के लिए आरोपी एक नहीं बल्कि 7 कलर स्प्रे लेकर आए थे। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले आरोपी अमोल शिंदे ने स्मोक स्प्रे का इंतजाम किया था। पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि अमोल संसद में स्मोक अटैक करने के लिए एक नहीं बल्कि 7 कलर स्प्रे लेकर पहुंचा था। उसने पूछताछ में ये भी बताया कि उसने कलर स्प्रे महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण इलाके से खरीदा था। दावा है कि संसद के अंदर कलर स्प्रे ले जाने के लिए लखनऊ के रहने वाले आरोपी सागर ने खास तरह के 2 जोड़ी जूते भी बनवाए थे। सूत्रों का दावा है कि संसद के अंदर सागर और मनोरंजन जूतों में छिपाकर एक कलर स्प्रे ही ले जा सकते थे। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों ने प्लान के तहत दर्शक दीर्घा से लोकसभा में छलांग लगा दी थी। बाद में पकड़े जाने से पहले सागर और मनोरंजन ने वहां स्मोक अटैक कर सांसदों के बीच दहशत फैला दी थी। सूत्र बताते हैं कि बाकी के 5 कलर स्प्रे नीलम और अमोल के पास थे और दोनों ने संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान स्मोक अटैक किया था। और पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि पुलिस को चकमा देने के लिए इस साजिश में शामिल सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर एक दूसरे से बातचीत करते थे। ये एक ऐसा ऐप है जिस पर हुई बातचीत को आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका इस्तेमाल बड़े बड़े गैंगस्टर एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए करते हैं। और सूत्रों के मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश में शामिल सभी आरोपी एक दूसरे से बातचीत के लिए इसी सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे। मतलब पुलिस से बचने और उन्हें चकमा देने के लिए आरोपियों ने पूरी तैयारी की थी। दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि आरोपियों का मकसद इस घटना को अंजाम देकर मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चित होना था। और इसी वजह से उन लोगों ने संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान सेंध लगाने की योजना तैयार की थी, क्योंकि उन्हें ये पता था कि सत्र के दौरान संसद में सरकार के मंत्रियों के साथ तमाम सांसद भी पहुंचते हैं। सूत्रों का ये भी दावा है कि करीब 2 साल से संसद में घुसने की प्लानिंग चल रही थी और इसी दौरान सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे, ताकि उनकी प्लानिंग या यूं कहें कि उनकी साजिश की भनक पुलिस को न लग सके। मतलब आरोपियों ने 13 दिसंबर को हुई इस घटना को अंजाम देने के लिए छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया था। सूत्रों का दावा है कि संसद की सुरक्षा का पता लगाने के लिए आरोपियों ने वहां के सुरक्षा इंतजामों से जुड़े कई वीडियो भी देखे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि संसद के किस हिस्से में कितने सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। सूत्र बताते हैं कि संसद की सुरक्षा का पता लगाने के लिए आरोपियों ने कई वीडियो भी देखे थे और तो और आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के लिए आसपास के इलाकों की भी रेकी की थी और इसी वजह से वो वहाँ के कई चीजों से अच्छी तरह वाकिफ थे। चौंकाने वाली बात ये है कि संसद के बजट सेशन के दौरान यानी मार्च में संसद की रेकी के लिए आरोपी मनोरंजन बेंगलुरु से दिल्ली आया था और उसी दौरान उसने संसद और आसपास के इलाकों की जानकारी हासिल की थी और ये भी पता लगाया था कि संसद के किस हिस्से में ज्यादा चेकिंग होती है। जांच में इस बात का भी पता चला कि आरोपी सागर ने भी जुलाई में संसद की रेकी की थी। रेकी का मकसद ये पता लगाना था कि संसद की सुरक्षा के चक्रव्यूह को कैसे भेदना है। दावा है कि रेकी के दौरान आरोपियों को ये पता चला था कि संसद में जाने के दौरान जूतों की जांच नहीं होती है।
और इसी वजह से आरोपियों ने जूतों में छिपाकर कलर स्प्रे संसद के अंदर ले जाने का प्लान बनाया था। सूत्रों का दावा है कि इस सनसनीखेज घटना की तह तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम संसद भवन के अंदर सीन रिक्रिएट कर सकती है। और इसके लिए पुलिस ने लोकसभा सचिवालय से संसद भवन में हुई घटना का सीन रिक्रिएट करने की इजाजत मांगी है। मतलब पुलिस घटना का सीन रिक्रिएट करके ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी संसद के अंदर सागर और मनोरंजन कैसे पहुंचे थे और कैसे उन्होंने दर्शक दीर्घा से कूदकर लोकसभा में दहशत फैला दी थी। लेकिन लोकसभा में सीन रिक्रिएशन का काम संसद सचिवालय के जवाब आने के बाद ही किया जाएगा। हालांकि पुलिस इस पूरी साजिश से पर्दा उठाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। सूत्रों का दावा है कि 15 दिसंबर की देर रात पुलिस की एक टीम आरोपियों को दिल्ली में उन जगहों पर ले गई थी जहां वो घटना को अंजाम देने से पहले मिले थे। और तो और सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में कर्नाटक से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का बयान दर्ज करने की भी तैयारी में है, क्योंकि इन्हीं के पास पर आरोपी सागर और मनोरंजन संसद के अंदर दाखिल हुए थे और पकड़े जाने से पहले अपने जूतों से कलर स्प्रे निकालकर लोकसभा में स्मोक अटैक कर दिया था। और सूत्रों का दावा है कि संसद में कलर स्प्रे ले जाने के लिए आरोपी सागर ने लखनऊ से 700 रुपए में 2 जोड़ी जूते खरीदे थे और फिर उन जूतों को कुछ इस तरीके से तैयार किया था कि उनमें आसानी से कलर स्प्रे छिपाया जा सके। मतलब आरोपी सागर ने संसद में कलर स्प्रे ले जाने के लिए खास तरह के जूते बनवाए थे, लेकिन इस बात का पता नहीं चल सका था कि सागर ने जूते कहां से बनवाए और उनमें कैसे बदलाव करवाए थे। इसीलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम मामले की जाँच के लिए लखनऊ पहुँच गयी। इस दौरान पुलिस को ये पता चला कि सागर ने लखनऊ के आलमबाग इलाके में मौजूद एक दुकान से 700 रुपए में 2 जोड़ी जूते खरीदे थे। सर उनसे क्या किस तरह की पूछताछ की गई है? सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने दुकान के मालिक से भी पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। इसके अलावा पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। पुलिस एफआईआर के मुताबिक आरोपी सागर ने जिस जूते में कलर स्प्रे छिपाया था उसके सोल को इस तरह से मोटा बनाया गया था कि उसमें कलर स्प्रे आसानी से छिपाया जा सके। और बड़ी खबर आई पाकिस्तान में एक और आतंकी की हत्या से जुड़ी। इस बार अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के कमांडर हबीबुल्लाह और खान बाबा को निशाना बनाया। खान बाबा के नाम से मशहूर ये आतंकी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता था। उसे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में कुछ हमलावरों ने अचानक गोलियों से भून डाला। दिसंबर के महीने में ये पाकिस्तान में मारा गया दूसरा आतंकी है और इसे भी अज्ञात हमलावरों ने गोलियों का निशाना बनाया। हबीबुल्लाह उर्फ खान बाबा भारत के दुश्मनों की हिट लिस्ट में शुमार था। लश्कर का ये आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता था और इसीलिए उसकी इस तरह से हुई हत्या ने आतंकी संगठनों के आकाओं को भी हिला कर रख दिया। हबीबुल्लाह लश्कर के बड़े कमांडरों में एक माना जाता था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के टैंक में छिपकर बैठे हबीबुल्लाह उर्फ खान बाबा पर हमलावरों ने सरेआम गोलियां बरसा दी और इसका असर ये हुआ कि लश्कर का ये कुख्यात कमांडर सरेआम मारा गया। और ये वही आतंकी है जो 2016 से भारत के निशाने पर था, क्योंकि हबीबुल्लाह पर 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए हमले में शामिल होने का आरोप था। इस हमले में सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद 2019 में पुलवामा में जो हमला हुआ उसमें भी इसके शामिल होने की आशंका जताई गई थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हो गई थी और इन्हीं हमलों की साजिश रचने की वजह से हबीबुल्लाह को लश्कर के चीफ हाफिज सईद का करीबी माना जाता था और इसी वजह से उसकी हत्या के बाद लश्कर में भूचाल आ गया। माना जा रहा है कि हबीबुल्लाह और खान बाबा की मौत ने लश्कर के चीफ हाफिज सईद की भी नींद उड़ाकर रख दी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खान बाबा के नाम से मशहूर ये आतंकी हाफिज सईद के इशारों पर लश्कर में भर्ती का काम देखता था। सूत्रों का दावा है कि खान बाबा के कंधों पर ही लश्कर में युवाओं की भर्ती कराने की जिम्मेदारी होती थी। इसके अलावा वो भारत में आतंकियों के घुसपैठ में भी अहम भूमिका निभाता था। और खान बाबा की हाफिज सईद से नजदीकी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लश्कर ने भारत पर जितने भी बड़े हमले किए उन सब में खान बाबा यानी हबीबुल्लाह का हाथ था। और जब अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भूना तो हाफिज सईद के पैरों तले जमीन खिसक गई
क्योंकि कुछ दिन पहले ही हाफिज के एक और करीबी अदनान अहमद को भी इसी तरह से मौत के घाट उतारा गया था और अब खान बाबा का काम तमाम कर दिया गया। खबर है कि हाफिज सईद ने अपने दोनों करीबियों की जान बचाने के लिए इन्हें अलग अलग शहरों में छिपा कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद 20 दिन के अंदर अंदर इन दोनों को ढेर कर दिया गया। और जैसे ही इस हत्याकांड की खबर सामने आई, आतंकी संगठन लश्कर में भगदड़ मच गई, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा पहले से ही इस बात से परेशान है कि पाकिस्तान में उसके आतंकी मारे जा रहे हैं और वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर उसके आतंकियों को कौन ठिकाने लगा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन हमलों से परेशान होकर लश्कर ने अपने आतंकियों की सुरक्षा में पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले हाफिज सईद ने ये निर्देश दिए थे कि लश्कर का कोई भी कमांडर अपने घर से ना निकले। उन्हें नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाने की इजाजत तक नहीं दी गई थी। इसके अलावा उन्हें जलसों और शादियों में शामिल होने से भी रोक दिया गया था, क्योंकि आशंका जताई जा रही थी कि हमलावर लश्कर के आतंकियों को भीड़ में निशाना बना सकते हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ये सिलसिला नहीं थमा, क्योंकि जिस दिन लश्कर के चीफ हाफिज सईद ने ये ऐलान किया, उसके बाद से अब तक पाकिस्तान में 4 आतंकियों की हत्या हो चुकी है और लश्कर समेत बाकी आतंकी संगठनों को ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो इन अज्ञात हमलावरों से बचने के लिए क्या करें। और ऐसा इसलिए क्योंकि साल भर में पाकिस्तान में छिपे 20 से ज्यादा बड़े आतंकी मारे जा चुके हैं। मतलब एक के बाद एक वहां आतंकी ढेर किए जा रहे हैं और उन्हें कौन मार रहा है, इसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता चल सका है। और माना जा रहा है कि इसी बात ने पाकिस्तान में छिपकर बैठे सैकड़ों आतंकवादियों को टेंशन में डाल रखा है, क्योंकि अगला नंबर किसका होगा ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन इन हमलों की वजह से खुद को शेर बताने वाले कई आतंकी गीदड़ों की तरह दुबकने को मजबूर हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 23 आतंकी मारे जा चुके हैं। इन आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई बड़े कमांडर शामिल हैं। कुछ दिन पहले ही लश्कर के बड़े नामों में शामिल अकरम खान को बाजौर में गोली मार दी गई थी। इसके अलावा जैश के कमांडर शाहिद लतीफ को भी इसी तरह मौत के घाट उतारा गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार को भी वहां गोलियों से भून दिया गया। और इनमें ज्यादातर आतंकी वो थे जिन पर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के आरोप थे। मतलब साल भर के अंदर पाकिस्तान में छिपे भारत के 20 से ज्यादा दुश्मन ढेर कर दिए गए। हालांकि इन्हें किसने मारा और क्यों मारा, इस बात की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई। लेकिन इन्हें जिस तरह से मारा गया उसने सबका दिमाग घुमा कर रख दिया, क्योंकि इन 23 के 23 आतंकियों को बिल्कुल एक ही तरीके से मौत के घाट उतारा गया। मतलब आतंकी अलग थे, तारीख अलग थी, जगह भी अलग थी, लेकिन इन्हें ठिकाने लगाने का पैटर्न एकदम एक सा था। और इसी बात से पाकिस्तान के सभी आतंकी संगठन सख्ते में आ गए, क्योंकि साल भर में मारे गए इन 23 आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक इन्हें मारने वाले हमलावर मोटरसाइकिलों से आए। इसके बाद उन्होंने अपने शिकार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फिर चंद सेकंड में वहां से फरार हो गए। और इसके बाद ये आशंका जताई गई कि इन सारे आतंकियों को एक ही प्लान के तहत मारा गया। मतलब ये शक जताया जाने लगा कि इन सभी का दुश्मन कोई एक हो सकता है। हालांकि महीनों गुजर जाने के बाद भी न तो पाकिस्तान की पुलिस उसका पता लगा पाई और न ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ कोई चढ़ा। और इसी नाकामी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की दुनिया भर में थू-थू करवा दी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ISI इन हमलावरों की तलाश में जनवरी से लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक ISI ने जनवरी में मारे गए एक आतंकी के बाद से ही इस मामले की तह तक जाने के लिए अपने एजेंटों को लगा दिया था। लेकिन इसके बाद 22 और आतंकी ठीक उसी तरह मारे गए जैसे वो पहला आतंकी ढेर किया गया था। मतलब साल खत्म होने को आ गया और जनवरी से अब तक ISI के हाथ एक भी हमलावर नहीं लग पाया। ऐसे तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ये दावा करती है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई देशों में उसके एजेंटों का तगड़ा नेटवर्क फैला है। और ISI के मुताबिक पाकिस्तान में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसे इसकी खबर जरूर होती है। लेकिन साल भर में उसी की जमीन पर एक दो नहीं बल्कि 23 आतंकी ढेर कर दिए गए, वो भी एक ही तरह से। और वो इनमें एक भी हत्याकांड की गुत्थी नहीं सुलझा पाई। आरोप है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए ISI ने ये दावा किया कि ये हत्याएं आपसी लड़ाइयों की वजह से हुई। मतलब ISI के मुताबिक उन आतंकियों ने एक दूसरे को ही मार डाला।
हालांकि सूत्रों का दावा है कि आईएसआई के अधिकारी उन हमलावरों को खोजने में दिन रात एक कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ अब तक खाली हैं, जिसका असर ये है कि दुनिया भर में अपने नेटवर्क का बखान करने वाली आईएसआई कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। इधर मुंबई से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी ने कॉलेज के बाहर खड़ी एक लड़की पर बियर की बोतल से जानलेवा हमला कर दिया। ये वीडियो वायरल होते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई। बताया गया कि इस हमले में वो लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया गया कि वो लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर खड़ी थी, तभी उस पर एक आदमी ने बियर की बोतल से हमला कर दिया और वो तब तक हमला करता रहा जब तक वो बुरी तरह जख्मी नहीं हो गई। इस घटना का बेहद डरा देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया और उस वीडियो में एक कॉलेज के बाहर कुछ लड़कियां नजर आईं। थोड़ी देर तक इस वीडियो में सब कुछ सामान्य नजर आया, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां एक आदमी आता नजर आया जिसके पास पहले से ही एक बोतल थी। वो लड़कियों के पास पहुंचकर कुछ देर के लिए रुका और टकटकी लगाकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो आगे बढ़ा, लड़कियों के पास से गुजरा और फिर दूसरी तरफ पहुंचते ही एक लड़की पर बोतल से हमला करना शुरू कर दिया। अपने ऊपर हमला होता देख लड़की वहां से भागी, लेकिन उसने भी लड़की का पीछा किया और उस पर कई हमले किए और जब लड़की जमीन पर गिर गई तो उसने उस लड़की के पेट पर भी कई वार किए। और वो हमलावर तब तक हमला करता रहा जब तक वो लड़की बेसुध नहीं हो गई। वहां मौजूद दूसरी लड़कियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो हमला करने वाले को पकड़ नहीं पाई, क्योंकि वो अपने दोस्त पर हो रहे हमले को देखकर डरी और सहमी हुई थी। इस दौरान वहां दूसरे लोग भी दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन तब तक वो हमलावर लड़की पर कई हमले कर चुका था। वहां मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बताया गया कि हमलावर के हाथ में बोतल होने की वजह से लोग डरे हुए थे और इसी का फायदा उठाकर हमलावर मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी घटना 7 दिसंबर की बताई गई। वहीं दावा किया गया कि हमलावर भिखारी और मंदबुद्धि भी है, जिसकी वजह से वो पुलिस को कुछ बता नहीं पा रहा है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद से शहर में डर का माहौल बन गया। खास तौर से कॉलेज जाने वाली लड़कियां डरी हुई हैं। इधर बेंगलुरु में हुए एक हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक 3 साल की बच्ची को एक गाड़ी ने कुचल दिया और इस हादसे का वीडियो सामने आने के बाद से पूरा शहर सदमे में है। और जो वीडियो सामने आया उसमें अपार्टमेंट के बाहर खेल रही उस बच्ची के ऊपर से एक गाड़ी गुजरती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, गाड़ी का पिछला पहिया बच्ची के ऊपर पूरी तरह चढ़ गया। ये वीडियो बेंगलुरु के बेलंदूर इलाके का बताया गया। सीसीटीवी वीडियो में शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, लोग आते जाते दिखे। थोड़ी देर बाद एक 3 साल की बच्ची अपार्टमेंट के बाहर दिखाई दी, जो वहां सड़क पर बैठकर खेलने लगी और कुछ देर बाद अपार्टमेंट के अंदर से एक सफेद गाड़ी निकलती हुई नजर आई। थोड़ी ही देर में गाड़ी का अगला हिस्सा सड़क पर मौजूद बच्ची के ऊपर चढ़ गया और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो गाड़ी का पिछला पहिया बच्ची के ऊपर पूरी तरह से चढ़ा हुआ दिखाई दिया और फिर गाड़ी वहां से चली गई, जिसके बाद वो बच्ची सड़क पर दर्द की वजह से तड़पने लगी। थोड़ी देर बाद जब वहां दूसरा बच्चा पहुंचा तो उसे देखकर वो कुछ देर के लिए उठकर बैठी और फिर थोड़ी ही देर बाद वो सड़क पर गिर पड़ी। इस दौरान कई और लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी का भी ध्यान सड़क पर पड़ी उस बच्ची की तरफ नहीं गया। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये बच्ची सड़क पर इस अवस्था में क्यों पड़ी है, जो सीसीटीवी वीडियो में भी साफ तौर पर नजर भी आया। लेकिन कुछ देर बाद ही एक आदमी वहां पहुंचा, उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। दावों के मुताबिक बच्ची के सिर से खून बह रहा था और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची के कंधे और पैरों में गंभीर चोट लगी थी और अंदरूनी चोट की वजह से उसकी जान चली गई। वहीं बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुट गई। बच्ची के साथ हुए हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसके बाद पूरे बेंगलुरु शहर में इस हादसे की चर्चा होने लगी। हादसे में बच्ची की दर्दनाक मौत देखकर पूरा शहर सदमे में है। इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आए एक वीडियो ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। वहां बेकाबू गाड़ी ने सड़क किनारे एक महिला समेत 2 बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी और इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया
उसमें वो तेज रफ्तार गाड़ी सड़क के किनारे चल रहे 3 लोगों को रौंदती नजर आई और वहां 5 सेकंड में चीख पुकार मच गई। असल में 12 सेकंड के उस वीडियो में शुरुआत के 7 सेकंड तक 3 बच्चे और 2 महिलाएं सड़क के किनारे बाईं तरफ आराम से चलती दिखाई दी। लेकिन इस वीडियो के 7वें सेकंड में जो खौफनाक मंजर दिखा उसका उन्हें अंदेशा भी नहीं था, क्योंकि वो तो वहां सड़क के किनारे चल रहे थे। लेकिन उस वीडियो में अचानक से उनके पीछे बेकाबू गाड़ी आती दिखी और वो गाड़ी महज 5 सेकंड में 2 बच्चे और 1 महिला को जोरदार टक्कर मारती हुई वहां से भागती नजर आई। असल में जिस महिला को उस गाड़ी ने टक्कर मारी वो सड़क के बिल्कुल पास चल रही थी और उसके ठीक पीछे वो दोनों बच्चे चल रहे थे जो दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए, जबकि वहां दूसरी महिला और तीसरा बच्चा सड़क के किनारे झाड़ी के थोड़े नजदीक चल रहे थे, जिन्हें वो गाड़ी बिल्कुल छूती हुई निकल गई। और हरदोई कानपुर हाईवे पर 20 सेकंड में ये दूसरा हादसा बताया गया, क्योंकि उस महिला और उन दोनों बच्चों को टक्कर मारने से पहले उस काली गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल सवार को भी जोरदार टक्कर मारी और फरार हो गया। लेकिन इस हादसे का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसने दोनों दर्दनाक हादसे की तस्दीक कर दी, जिसे देखकर लोगों की सांसें थम गई, क्योंकि बीच सड़क पर उस मोटरसाइकिल सवार आदमी को वो बेकाबू गाड़ी पीछे से टक्कर मारती नजर आई और इस जोरदार टक्कर के बाद वो आदमी मोटरसाइकिल से उछलकर अपने दाईं तरफ गिरता दिखाई दिया, जबकि वो गाड़ी कुछ दूर तक उस मोटरसाइकिल को घसीटती हुई आगे ले जाती दिखी। बताया गया कि इस हादसे के दौरान ही उस गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और कुछ दूर चलते ही वहां उसने सड़क किनारे चल रहे उन 2 बच्चों समेत उस महिला को टक्कर मार दी। यानी कि 20 सेकंड में उस गाड़ी ने 4 लोगों को टक्कर मारी और दोनों ही हादसे वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। और इन दोनों ही हादसों के वायरल हुए सीसीटीवी वीडियो को देखकर लोग खौफ से भर गए। बताया गया कि दोनों हादसे के बाद उस गाड़ी का मालिक वहां से फरार हो गया। जबकि हरदोई कानपुर हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि जोरदार टक्कर लगने की वजह से वो मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बेकाबू हुई उस गाड़ी की जद में आने से सड़क किनारे चल रहे वो दोनों बच्चे और वो महिला भी बुरी तरह जख्मी हो गई, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उक्त प्रकरण के संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। आरोप है कि चारों लोगों को टक्कर मारने के बाद उस गाड़ी का मालिक वहां से फरार हो गया। दोनों हादसे के शिकार हुए लोगों के परिवार के मुताबिक उस गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगा था, इसीलिए उसके मालिक की अब तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। बड़ी खबर आई हमास की सुरंगों से जुड़ी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास की सबसे बड़ी सुरंग का पता लगा लिया है। इसके साथ ही इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उस सुरंग के अंदर चलती हुई कार नजर आई। दावा है कि उस कार में हमास के कमांडर याह्या सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार सवार था। यानी वो सुरंग आकार में इतनी बड़ी है कि उसमें कार तक चलाई जा सकती है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने जिस सुरंग का पता लगाया वो उत्तरी गाजा और इजरायल के बीच मौजूद इरेज क्रॉसिंग के नजदीक है और उस सुरंग की लंबाई करीब 4 किलोमीटर बताई जा रही है। दावा है कि इतनी बड़ी सुरंग अब तक इजरायल की सेना को गाजा में नहीं मिली थी, जबकि नेतन्याहू की सेना पिछले 2 महीनों से वहां बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन चला रही है। और इसी दौरान इजरायली सेना को इतनी बड़ी सुरंग मिली जिसमें कार चल सकती है। इजरायल ने जो वीडियो भी जारी किया उसमें एक कार बड़े ही आराम से सुरंग में चलती दिखाई दी। उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि गाजा से अब तक सुरंग की जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं उनमें सुरंगों का आकार काफी छोटा दिखा था। अब तक नजर आई सुरंगों में घुसने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन इजरायल ने जिस सुरंग का पता लगाने का दावा किया वो आकार में उनके कई गुना बड़ी है। इसमें कार आसानी से चलती दिखी। दावा है कि ये सुरंग इजरायल और उत्तरी गाजा के बीच मौजूद इरेज क्रॉसिंग से महज 400 मीटर दूर है और इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। यानी एक बार उस सुरंग में कोई अपनी गाड़ी के साथ दाखिल हुआ तो कहां जाकर निकलेगा, इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर हमास के लड़ाके इजरायल में हमले को अंजाम देते थे।
और इसके साथ ही इजरायल ने आरोप लगाया कि इसी तरह की बड़ी सुरंगों का इस्तेमाल कर हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को सबसे बड़ा हमला किया था। इजरायल ने सबसे बड़ी सुरंग का जो वीडियो जारी किया, उसमें याह्या सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार उस कार में सवार दिखा और दावा है कि उसी ने ये सुरंग बनवाई थी। इजरायली सेना के मुताबिक 4 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के लड़ाके आने जाने और हथियारों की सप्लाई के लिए करते थे और इसे बनवाने में लाखों डॉलर खर्च किए गए थे। दावा है कि इतनी बड़ी रकम इसीलिए खर्च की गई थी क्योंकि सुरंग में गाड़ियों के घुसने तक गड्ढा खोदकर उसमें कंक्रीट की दीवार बनानी थी। और इस सुरंग को बनवाने वाला मोहम्मद सिनवार था, जिसके ठिकानों पर पिछले महीने इजरायल की सेना ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। हमास के कमांडर याह्या सिनवार के साथ साथ इजरायल की सेना को उसके भाई मोहम्मद सिनवार की भी तलाश है। माना जाता है कि उत्तरी गाजा में जारी ऑपरेशन से डरकर वो दक्षिणी गाजा में कहीं छिपा हो सकता है। इसीलिए इजरायल की सेना इन दिनों दक्षिणी गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। लेकिन दक्षिणी गाजा में सैन्य ऑपरेशन के साथ साथ उत्तरी गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह करने का सिलसिला भी जारी है। इजरायल पहले ही साफ कर चुका है कि गाजा पट्टी में उसका सैन्य ऑपरेशन लंबा चलेगा, क्योंकि इजरायल का मानना है कि जब तक हमास की सभी सुरंगों का पता नहीं चल जाता और जब तक उन्हें तबाह नहीं कर दिया जाता, तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। यानी गाजा पट्टी में इजरायल का अभियान जारी रहेगा, जबकि अमेरिका समेत उसके कई मददगार देश भी इन दिनों इजरायल पर जंग खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अपना फैसला नहीं बदला। माना जा रहा है कि उत्तरी गाजा में सबसे बड़ी सुरंग का पता लगाने के बाद उसे दुनिया को दिखाकर इजरायल ने ये साबित करने की कोशिश की कि हमास के इरादे कितने खतरनाक हैं, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी सुरंग जहां मिली वहां से इरेज क्रॉसिंग बेहद नजदीक है। इस क्रॉसिंग के पास ही इजरायल के सैन्य अड्डे हैं। आरोप है कि इसीलिए हमास के लड़ाकों ने वहां इतनी लंबी चौड़ी सुरंग बनवाई ताकि वो लड़ाके अपनी गाड़ियों के साथ वहां तक आसानी से पहुंच सकें। और इसीलिए इस जंग की शुरुआत से ही इजरायल की सेना के निशाने पर हमास की सुरंगें रही हैं। इजरायल का आरोप है कि उन्हीं सुरंगों में हमास के बड़े बड़े कमांडर छिपे हैं और उन्हीं कमांडरों को पकड़ने के लिए इजरायली सेना ने दिन रात एक कर दिया है। वो लगातार उत्तरी और दक्षिणी गाजा में हमले कर रही है। यही नहीं, उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाकों को सुरंगों से बाहर निकालने के लिए इजरायल की सेना पिछले कई दिनों से उनमें पानी भी भर रही है। इसके लिए भूमध्य सागर से पानी के बड़े बड़े पंप से लाखों लीटर पानी रोजाना हमास की सुरंगों में भरा जा रहा है। इसका मकसद लड़ाकों को किसी भी तरह सुरंगों से बाहर निकालना है, क्योंकि पानी भरने से या तो वो लड़ाके सुरंगों के अंदर ही डूबकर मर जाएंगे या फिर वो जैसे ही बाहर निकलेंगे इजरायली सेना उन्हें पकड़ लेगी। हालांकि इस काम में लंबा वक्त लगने की संभावना है, क्योंकि माना जाता है कि गाजा में हमास की सुरंगों का जाल करीब 500 किलोमीटर लंबा है। इजरायल को ऐसी कई सुरंगें अस्पतालों और स्कूलों के नीचे से भी मिली हैं। इसी वजह से उत्तरी गाजा के सैकड़ों अस्पताल और स्कूल भी इजरायल के भीषण हमलों में तबाह हो चुके हैं। और अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए इजरायल की सेना ने एक और वीडियो जारी किया। दावा है कि ये वीडियो उत्तरी गाजा के जबालिया का है। वहां इजरायल की सेना ने सबसे बड़े शरणार्थी शिविर पर हमला भी किया था और दावा है कि उसी जबालिया में हमास के लड़ाकों ने बच्चों का इस्तेमाल अपने खतरनाक प्लान के लिए किया था। इजरायल ने जो वीडियो जारी किया उसमें उसकी सेना इलाके में छापेमारी करती नजर आई। इसी दौरान एक इमारत में बच्चों का एक कमरा नजर आया। उस कमरे में बच्चों से जुड़ी चीजें रखी हुई थी, लेकिन जब इजरायली सेना ने उसकी तलाशी ली तो उसी कमरे में एक सुरंग मिली। दावा है कि इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के लड़ाके करते थे। यानी दुनिया को धोखा देने के लिए हमास के लड़ाकों ने स्कूलों और अस्पतालों की आड़ में सुरंगें बनाई थी ताकि वो आसानी से छिप सके। गाजा में इजरायल की सेना इस तरह की कई सुरंगों का पता लगा चुकी है और ये कार्रवाई इजरायल की मुख्य पैदल सेना इकाइयों में एक नाहल ब्रिगेड के सैनिकों के जिम्मे है। इसी यूनिट के सैनिक इन दिनों हमास की सुरंगों को बर्बाद करने में जुटे हैं और दावा है कि हमास ने जानबूझकर अपनी कई सुरंगों को इजरायल की सीमा के नजदीक बनाया था ताकि उसके लड़ाकों के लिए बॉर्डर तक छिपकर पहुंचना आसान हो सके। और जिस लंबी सुरंग का दावा इजरायल की सेना कर रही है वो भी उसकी सीमा के नजदीक ही मिली है।
7 अक्टूबर से पहले तक इरेज क्रॉसिंग से गाजा के कई लोग इजराइल में दाखिल होते थे। उनमें बड़ी संख्या मजदूरों की होती थी, तो साथ ही इलाज करवाने वाले मरीजों की भी। लेकिन उसी सीमा से महज कुछ दूरी पर हमास की इतनी लंबी सुरंग के मिलने से इजराइल की सेना भी हैरान है, क्योंकि उसे खबर नहीं थी कि उसके सैन्य अड्डे के नजदीक हमास इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। आरोप है कि 7 अक्टूबर के दिन उसी सुरंग से बाहर निकलकर हमास के लड़ाकों ने इरेज क्रॉसिंग के नजदीक भी इजराइल के इलाकों में तबाही मचाई थी। उनके हमले में 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई थी और उस वक्त हमास के लड़ाकों ने वहां से कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया था। उसी हमले के बाद से इजराइल ने हमास के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ रखी है। फिलिस्तीन का दावा है कि पिछले 2 महीनों में गाजा में 18,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। और इसी वजह से इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका भी इन दिनों उससे नाराज है। यही नहीं, खबर है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन एक बार फिर इजराइल के दौरे पर जाने वाले हैं। और कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका एक बार फिर इजराइल पर सीज फायर का दबाव बना सकता है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने इजराइल की यात्रा भी की थी। माना जाता है कि उस दौरान उन्होंने नेतन्याहू को बाइडेन का साफ संदेश सुना दिया था। और अब अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी उसी मुद्दे पर इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। अमेरिका पहले ही 2 टूक कह चुका है कि अगर इजराइल ने गाजा में हमले नहीं रोके तो वो अपने मददगारों से भी समर्थन खो सकता है। माना जा रहा है अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए इजराइल पर दबाव बना रहा है, क्योंकि गाजा में कत्लेआम के लिए इजराइल के साथ साथ उसका नाम भी घसीटा जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में अमेरिका की भी किरकिरी हो रही है। इसी वजह से अमेरिका ये दिखाने में जुटा है कि वो गाजा की जंग को खत्म कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बड़ी खबर आई गाजा में चल रही भयंकर जंग से जुड़ी। इजराइल पर बढ़ते सीज फायर के दबाव के बीच गाजा में जंग तेज हो गई। इजराइल ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा दोनों जगह पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर दिया, जबकि इजराइल के सैनिकों के हाथों 3 इजरायली शरणार्थियों की मौत के बाद उस पर दबाव बढ़ गया। इजराइल से तुरंत जंग रोकने की मांग की गई, लेकिन इजराइल ने इस दबाव के जवाब में गाजा में जंग तेज कर दी और उत्तरी और दक्षिणी गाजा में पूरे दम से लड़ने लगा। इजराइल ने दुनिया को बता दिया कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा। और ये बात साबित करने के लिए इजराइल ने गाजा में जंग का एक और वीडियो जारी कर दिया। ये वीडियो देखकर लगने लगा कि गाजा में इजराइल के सैनिक नहीं रुकने वाले, क्योंकि वो टारगेट पहचान कर हमास लड़ाकों का एनकाउंटर कर रहे हैं। वीडियो में नजर आया कि इजराइल ने एक खास इलाके में ऑपरेशन किया। उसके सैनिक खतरे को सूंघते हुए आगे बढ़े और जैसे ही उन्हें दुश्मन के नजदीक आने की भनक लगी, फायरिंग शुरू हो गई। इजराइल के सैनिकों ने एक मकान को टारगेट किया और अंदर घुसने से पहले दरवाजे पर गोली चलाकर चेक किया कि अंदर कितना बड़ा खतरा है। जबरदस्त फायरिंग के बाद इजराइल के सैनिक अंदर दाखिल हुए और फिर इतनी जबरदस्त मुठभेड़ हुई कि पूरा इलाका धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। ये भयंकर मुठभेड़ ऐसे समय में हुई जब इजराइल पर जंग रोकने का दबाव बन रहा है। लेकिन इजराइल ने जंग रोकी नहीं, उल्टा तेज कर दी। वो अब हमास लड़ाकों से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है। ये वीडियो इसी का सबूत है, क्योंकि वीडियो में साफ साफ नजर आया कि मकान में घुसते ही इजराइल के सैनिकों को पता चल गया कि हमास लड़ाके कहाँ छिपे हैं और इसीलिए वो उन्हें देखते ही पीछे की ओर भागे। लेकिन भागते भागते उन्होंने उस कमरे में बम फेंक दिया जहां उन्होंने हमास लड़ाके को देखा था। इस मकान में इजराइल के सैनिकों ने एक के बाद एक कई बम फोड़े। पहली मंजिल पर अपना काम करने के बाद ये सैनिक सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़े और हमास लड़ाकों की तलाश की। इस काम में इजराइल के सैनिकों ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने जिस इमारत में ऑपरेशन किया वहीं की एक खिड़की से ड्रोन छोड़ दिया और ये ड्रोन जैसे ही वहां से निकला, इजराइल के सैनिक दबे पांव से उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे। यानी ऊपर से ड्रोन ने इजराइल के सैनिकों को दिशा दिखाई और नीचे इजराइल के सैनिकों ने अपने कदम बढ़ाए और दबे पांव से टारगेट की ओर बढ़ने लगे। बीच बीच में ये गोलियां भी चलाते रहे।
ड्रोन का पीछा करते करते ये सैनिक अपने लक्ष्य तक पहुंच गए और फिर शुरू हुई ऐसी मुठभेड़ कि केवल गोलियों और धमाकों की आवाज ही सुनाई दी। आर पार की इस लड़ाई में दूसरी तरफ से भी जबरदस्त जवाब दिया गया, क्योंकि वीडियो में नजर आया कि इजरायल के सैनिक एक इमारत से निशाना साध रहे थे और दूसरी तरफ से भी गोलियां चल रही थी। इजरायल ने पूरे गाजा में ऐसी ही भयंकर लड़ाई छेड़ रखी है। जबकि गाजा में घुसने से पहले इजरायल की सेना ने कहा था कि वो केवल उत्तरी गाजा में जंग लड़ेगा, लेकिन हमास के लादेन की तलाश ने इजरायल की सेना को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा पहुंचा दिया। और जंग के शुरुआती दौर में इजरायल के हमलों से सुरक्षित लग रहे दक्षिणी गाजा में हाहाकार मच गया। खान यूनिस इलाके की तो सूरत ही बदसूरत हो गई, क्योंकि वहां जबरदस्त लड़ाई चल रही है। इसका एक और वीडियो इजरायल ने फिर जारी किया। ये वीडियो एक ऐसी इमारत का है जहां जमीन के ऊपर ही नहीं, जमीन के नीचे भी हमास का ठिकाना है, या यूं कहें कि जमीन के ऊपर ईंटों का मकान है और नीचे सुरंग। और इजरायल के सैनिकों ने सुरंग का एंट्री पॉइंट ढूंढ निकाला और बंदूक की नोक उस ओर कर दी। इससे पहले उन्होंने मकान के अंदर खूब गोलियां चलाई। इजरायल के सैनिक छिपते छिपाते खंडहर में बदल चुकी इस इमारत तक पहुंचे और अंदर घुसने से पहले गोलाबारी की। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में इजरायल हमास लड़ाकों का एनकाउंटर कर रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि हमास लड़ाके टनल में छिपे हैं और वो उन्हें वहां से निकालकर मौत के घाट उतार रहे हैं। इस काम में इजरायल याहलोम और गोलानी ब्रिगेड जुटी है। इसके अलावा इजरायल की कई और टुकड़ियां हमास लड़ाकों का एनकाउंटर कर रही हैं और हमास लड़ाकों के साथ साथ उनके ठिकानों को भी उड़ा रही है। मुठभेड़ के इस वीडियो में भी यही नजर आया, क्योंकि दिन भर की गोलीबारी और बमबारी के बाद रात में इस इमारत को धमाके से उड़ा दिया गया और ये स्वाहा हो गई। लेकिन इससे पहले इजरायल के सैनिकों को हमास से तगड़ी टक्कर मिली, क्योंकि अगर इधर से गोलियां चली तो उधर से भी गोलियों का जवाब आया। खान यूनिस इलाके में हुई ये मुठभेड़ लंबी चली, इतनी लंबी कि लड़ते लड़ते शाम हो गई और आखिरकार इजरायल के सैनिकों ने इस इमारत को जलाकर स्वाहा कर डाला। बड़ी खबर आई इजरायल के बंधक संकट पर। बंधकों के मामले में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह घिरते नजर आने लगे। बंधकों के परिवारों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन पिछले कई महीनों में इजरायल में पहले कभी नहीं हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि बंधकों को जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए। और लोगों के सब्र का बांध टूटा 3 बंधकों की मौत के बाद। हमास की कैद में मौजूद 3 बंधकों की मौत इजरायल की फौज की ही गोलियों से हुई। ये खबर जैसे ही सामने आई, इजरायल के लोगों के सब्र का बांध टूट गया और हजारों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। तमतमाए चेहरे लेकर सड़कों पर उतरे लोग अपने ही देश की सरकार और सेना से सवाल पूछने लगे। करीब 2.5 महीने से हमास की कैद में मौजूद अपनों की रिहाई का तकाजा करने लगे। लोगों ने नेतन्याहू से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर बंधकों की वापसी का प्लान क्या है। लोगों का गुस्सा एक ऐसी घटना के बाद फूट पड़ा जिस पर इजरायल की सेना के चीफ तक माफी मांगने पर मजबूर हो गए। इजरायल की फौज के हाथों एक ऐसा गुनाह हो गया जिसने बंधकों के परिवारों के जख्मों को नासूर बना दिया। खबरों के मुताबिक हमास के लड़ाकों की कैद से छूटकर 3 नागरिक खुद ब खुद निकल आए थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके अपने देश के सैनिक तो उन्हें देखते ही उनकी जान बचा लेंगे, लेकिन खबरों के मुताबिक इजरायल की फौज ने ही इजरायल के 3 नागरिकों को गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 2.5 महीने से हमास के लड़ाकों की कैद में रहने के बाद भागने में सफल हुए 3 नागरिकों की मौत पर पूरे इजरायल में गुस्सा भड़क गया, क्योंकि खबरों के मुताबिक जिस वक्त वो 3 नागरिक हमास की कैद से भागे तब उनके बदन के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। खबरों के मुताबिक तीनों बंधकों के हाथों में एक डंडा था जिस पर सफेद रंग का कपड़ा भी लगा था। सफेद रंग का कपड़ा इसीलिए लिया ताकि इजरायल की सेना उन्हें पहचान पाए, क्योंकि इजरायल के झंडे में सफेद रंग की पट्टी पर नीले रंग का सितारा होता है। किसी भी ऑपरेशन के दौरान सफेद रंग का इस्तेमाल वहां राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर किया जाता है। ऊपर से हर नागरिक को जीवन के कुछ वर्ष इजरायल की फौज में रहकर बिताने पड़ते हैं। इसलिए हर नागरिक को ये बताया और सिखाया जाता है कि मुश्किल वक्त में सेना को सिग्नल देने के लिए क्या किया जा सकता है।
हैरानी की बात तो ये है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी इजरायल की फौज ने अपने ही देश के नागरिकों की जान ले ली। उन 3 नागरिकों के लिए आतंकी कहे जाने वाले हमास के वो लड़ाके बेहतर रहे जिन्हें 2.5 महीने की कैद में भी उनकी जान नहीं ली, लेकिन उनके अपने देश की सेना ने उन्हें देखते ही गोली मार दी। जिन सैनिकों का काम बंधकों को रिहा करवाना था, वो अपने ही देश के नागरिकों को खतरा मानकर उन्हें मौत के घाट उतार बैठे। इजरायल की फौज की इस गलती की खबर जैसे ही उनके देश को लगी, वहाँ आंदोलन की आग भड़क उठी और लोगों ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का आक्रोश पहले से था। लोगों की नाराजगी की वजह से ये थी कि 2.5 महीने बाद भी उनकी ताकतवर फौज और सरकार उनके अपनों को हमास की कैद से छुड़ा नहीं पाई। लेकिन जब ये पता चला कि इजरायल के नागरिकों को उन्हीं की सेना ने गोली मार दी, तो पानी सिर के ऊपर पहुंच गया। जिसके बाद सड़कों पर तो आंदोलन छिड़ा ही, नेतन्याहू की मुश्किल बढ़ाने के लिए वहां का विपक्ष भी मैदान में उतर आया। वहां के नेता विपक्ष याइर लापेद ने नेतन्याहू को चुनाव कराने की सीधी चुनौती दे दी। नेता विपक्ष ने दावा कर दिया कि इजरायल में नए चुनाव का वक्त आ चुका है और नेतन्याहू को इस्तीफा देकर लोगों के बीच पहुंचना चाहिए। माहौल इतना खराब है कि वहां के अखबारों ने सर्वे तक कराने शुरू कर दिए हैं। सर्वे कराकर सियासी हवा का रुख भांपने की कोशिश हो रही है। वहां के एक अखबार के ताजा सर्वे में दावा किया गया कि केवल 30% लोग मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन करने वाले हैं, जबकि 70% लोग नेतन्याहू को मौजूदा हालात के लिए कसूरवार मानते हैं। इसीलिए इस घटना के बाद इजरायल की सरकार ही नहीं, वहां की सेना भी बैकफुट पर दिखने लगी। वहां के सेना प्रमुख ने अपनी गलती मानने में जरा भी देर नहीं लगाई और ये मान लिया कि इजरायल की फौज ने उन 3 नागरिकों के साथ जो किया वो फौज के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि निहत्थे लोगों पर गोली चलाना किसी भी जंग में जायज नहीं ठहराया जा सकता। जबकि इजरायल की फौज को तो ये बताना है कि आखिर उन 3 लोगों से उन्हें कैसे खतरा महसूस हुआ जो उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा कि 3 निहत्थे और निवस्त्र लोग आखिर इजरायल की ताकतवर फौज के लिए कौन सा खतरा बन सकते थे। इजरायल की फौज ने 7 अक्टूबर के हमले के फौरन बाद हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में ऑपरेशन छेड़ दिया था। इजरायल की फौज का मकसद सिर्फ हमास का अंत नहीं, बल्कि बंधकों की रिहाई भी था। लेकिन बीते 2.5 महीने में बंधकों की रिहाई तो दूर, इजरायल की सेना उनकी लोकेशन तक का पता नहीं लगा पाई। गाजा का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां इजरायल की फौज के बम ना पहुंचे हों। गाजा पट्टी का कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसने आसमान से बरसती मौत ना देखी हो। लेकिन बंधकों तक इजरायल की फौज नहीं पहुंच पाई। अब तक हमास के साथ हुई डील के बाद करीब 100 बंधकों की रिहाई तो कराई गई है, लेकिन उनके बदले हमास के लड़ाके सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कराने में भी कामयाब रहे। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के नागौर से संसद में सेंध लगाने वाले 4 आरोपी नीलम, अमोल, सागर, मनोरंजन के जले हुए फोन बरामद कर लिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 13 दिसंबर को इस घटना के बाद ललित झा इन चारों के फोन अपने साथ लेकर फरार हो गया था और आरोप है कि उसने राजस्थान के नागौर में सबूत मिटाने के लिए उनके फोन जला दिए थे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ललित को इस बात का डर था कि नीलम, अमोल, सागर और मनोरंजन के फोन से पुलिस संसद में सेंधमारी से जुटे सबूत जुटा लेगी। 13 दिसंबर को संसद के अंदर और बाहर
सेंधमारी की इस घटना को दोपहर करीब 1 बजे अंजाम दिया गया था। और दावा है कि उस घटना से पहले मास्टरमाइंड ललित ने चारों आरोपियों के मोबाइल फोन अपने पास रख लिए थे। और सूत्रों का दावा है कि दिल्ली से फरार होने के बाद वो सीधे राजस्थान के नौगौर में एक ढाबे पर पहुंचा था। आरोप है कि उसी दौरान उसने अपने साथी महेश के साथ मिलकर आग सेकने के बहाने अलाव में उन चारों मोबाइल फोन को आग के हवाले कर दिया। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस की एक टीम ने उसकी निशानदेही पर नागौर के उस ढाबे के पास से फोन बरामद कर लिए। हालांकि सभी मोबाइल फोन बुरी तरह जले हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस की टीम फोन का डेटा जुटाने में लगी है, ताकि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की पूरी साजिश से पर्दा उठाया जा सके। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस घटना का मास्टरमाइंड ललित और उसके 2 साथियों ने भी हाईवे किनारे मौजूद उसी ढाबे पर रात बिताई थी। और ललित के उन दोनों साथियों के नाम हैं महेश कुमावत और कैलाश कुमावत। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। महेश कुमावत 9वीं पास है और उसी के साथ ललित ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया था। सूत्रों का दावा है कि महेश कुमावत संसद की सुरक्षा में हुई सेंधमारी की साजिश में बराबर का भागीदार है। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ के दौरान ललित ने बताया कि वो घटना का वीडियो बनाने के बाद राजस्थान के नागौर फरार हो गया था। और वहां पहुंचने के बाद आरोपी ललित अपने साथी कैलाश और महेश से मिला। और सूत्रों के मुताबिक महेश ने प्लान के तहत शिव होटल एंड रेस्टोरेंट नाम के इस छोटे से ढाबे पर ललित के रहने का इंतजाम किया था। सिर्फ ललित ही नहीं, बल्कि महेश और कैलाश ने भी हाईवे के किनारे मौजूद इसी ढाबे पर रात बिताई थी। सूत्रों का दावा है कि महेश ने जानबूझकर इस ढाबे को चुना था, क्योंकि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। और इसी वजह से बकायदा रेकी कर महेश ने ललित को छिपाने के लिए इस ढाबे को चुना था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जांच में इस बात का भी पता चला कि मनोरंजन और सागर के साथ संसद में महेश भी घुसने वाला था। यानी सागर और मनोरंजन की तरह लोकसभा के दर्शक दीर्घा से महेश के कूदने की प्लानिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि प्लान के तहत राजस्थान के नागौर के रहने वाले महेश को भी दूसरे आरोपियों की तरह दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम आना था। वहां के सेक्टर 7 में मौजूद विशाल शर्मा उर्फ विक्की के घर पर घटना से पहले सभी आरोपियों को पहुंचना था। लेकिन सूत्रों का दावा है कि ऐन वक्त पर महेश की मां ने उसे दिल्ली जाने से रोक लिया और इसी वजह से महेश का दिल्ली आना कैंसिल हो गया। सूत्रों का दावा है कि महेश के नहीं आने के बाद ललित को आखिरी वक्त में प्लान बदलना पड़ा। दावा है कि बाद में ललित ने ये तय किया कि घटना के बाद जो लोग भी भागेंगे उनके रहने खाने का इंतजाम महेश ही करेगा। पुलिस ने उसे भी सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और तो और उसका रिश्तेदार कैलाश भी शक के दायरे में है। लेकिन जांच के दौरान पुलिस के होश तब उड़ गए जब ये पता चला कि आरोपियों ने संसद के बाहर आत्मदाह करने की भी प्लानिंग की थी। मतलब 13 दिसंबर को संसद के अंदर और बाहर सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने दूसरे खतरनाक प्लान भी तैयार किए थे। और सूत्रों का दावा है कि उनमें पहला प्लान संसद के बाहर आत्मदाह करने का था। आरोपियों से पूछताछ के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि कुछ आरोपियों ने संसद के बाहर सुरक्षा कर्मियों के सामने खुद को आग के हवाले करने यानी जान देने के बारे में भी सोचा था, लेकिन बाद में आरोपियों ने अपना मन बदल लिया था। इसके अलावा आरोपियों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संसद के अंदर और बाहर पर्चे बांटने पर भी विचार किया था। लेकिन सूत्र बताते हैं कि ललित के मना करने के बाद इस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया गया था। और इसके बाद कई दौर की मीटिंग के बाद आरोपियों ने एक फाइनल प्लान तैयार किया। तय हुआ कि संसद के अंदर मनोरंजन और सागर कलर स्प्रे लेकर जाएंगे और वहां हंगामा खड़ा करेंगे, जबकि नीलम और अमोल को संसद के बाहर स्मोक अटैक करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और हुआ भी बिल्कुल प्लान के हिसाब से, क्योंकि 13 दिसंबर को संसद के बाहर और अंदर एक साथ स्मोक अटैक किया गया था। और उसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि संसद के अंदर और बाहर स्मोक अटैक करने के लिए आरोपी एक नहीं बल्कि 7 कलर स्प्रे लेकर आए थे। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले आरोपी अमोल शिंदे ने स्मोक स्प्रे का इंतजाम किया था। पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि अमोल संसद में स्मोक अटैक करने के लिए एक नहीं बल्कि 7 कलर स्प्रे लेकर पहुंचा था। उसने पूछताछ में ये भी बताया कि उसने कलर स्प्रे महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण इलाके से खरीदा था।
दावा है कि संसद के अंदर कलर स्प्रे ले जाने के लिए लखनऊ के रहने वाले आरोपी सागर ने खास तरह के 2 जोड़ी जूते भी बनवाए थे। सूत्रों का दावा है कि संसद के अंदर सागर और मनोरंजन जूतों में छिपाकर एक एक कलर स्प्रे ही ले जा सकते थे। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों ने प्लान के तहत दर्शक दीर्घा से लोकसभा में छलांग लगा दी थी। बाद में पकड़े जाने से पहले सागर और मनोरंजन ने वहां स्मोक अटैक कर सांसदों के बीच दहशत फैला दी थी। बड़ी खबर आई अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बढ़े तनाव से जुड़ी। उत्तर कोरिया ने अमेरिका की चेतावनी के बावजूद जापान सागर की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी और इसके बाद अमेरिका और जापान के साथ दक्षिण कोरिया भी भड़क गया। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई को जंग के लिए उकसाने वाला बता दिया। पिछले कई हफ्तों से उत्तर कोरिया लगातार अपने दुश्मन देशों को घेरने में जुटा है और इसीलिए उसने अमेरिका को आंख दिखाते हुए एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। यानी कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर चेतावनी दे दी कि वो अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। और ये माना जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। बताया गया कि किम जोंग उन ने पूर्वी तट से जापान सागर की ओर लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। लेकिन उत्तर कोरिया की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल समंदर में ही जा गिरी। इतना ही नहीं, आरोप है कि इससे कुछ घंटे पहले भी उत्तर कोरिया ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी थी। यानी कि कुछ ही घंटों में किम जोंग उन ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर बाइडेन को एक तरह से खुली जंग की चुनौती दे दी, क्योंकि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया और जापान को फूटी आंख देखना नहीं चाहता। इसलिए उसने अपने दुश्मन देशों के दोस्त अमेरिका को एक बार फिर डराने की कोशिश की। और माना जा रहा है कि अमेरिका की धमकी की वजह से उत्तर कोरिया ने उस पर पलटवार कर दिया, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन ने चेतावनी दी कि अगर उत्तर कोरिया ने अमेरिका या उसके मित्र देशों के खिलाफ परमाणु हमला किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और किम जोंग उन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मतलब कि अमेरिका की कड़ी चेतावनी से उत्तर कोरिया भड़क गया और उसने अमेरिका को इसका जवाब देने की ठान ली। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने न सिर्फ धमकी दी बल्कि उसने ये साफ कर दिया कि अगर किम जोंग उन ने परमाणु हमले की प्लानिंग की तो वो उसके साम्राज्य को ही मिटा देगा। और ऐसे में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जंग छिड़ने की आशंका जताई जाने लगी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं जब किम जोंग उन ने अमेरिका को धमकाने की कोशिश की हो। कुछ दिनों पहले ही उसने अपनी जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की थी और इसका अमेरिका ने विरोध जताया था, जिस पर उसने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने उसकी सैटेलाइट ऑपरेशन में किसी तरह का दखल दिया तो वो इसे जंग का ऐलान समझेगा। मतलब कि बार बार किम जोंग उन की धमकियों से परेशान अमेरिका ने उसके साम्राज्य को खत्म करने का कड़ा संदेश दे दिया। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की वजह से जापान ने भी कड़ी आपत्ति जताई, क्योंकि किम जोंग उन ने अपने पूर्वी तट से जापान सागर की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की और इससे जापान पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। यानी कि उत्तर कोरिया ने सीधे तौर पर जापान पर हमले की कोशिश की। हालांकि किम जोंग उन की दोनों बैलिस्टिक मिसाइलें समंदर में ही गिर गईं। और ऐसा करके उसने दुनिया के सामने जापान में डर पैदा करने की कोशिश की, जिसके बाद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया की इस हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की बात भी कही। हालांकि किम जोंग उन की दोनों बैलिस्टिक मिसाइलों की वजह से वहां किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया फिर जापान सागर पर मिसाइलें दाग सकता है। और उत्तर कोरिया की इस हरकत से दक्षिण कोरिया भी भड़क गया। जापान सागर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद दक्षिण कोरिया की सेना ने विरोध जताते हुए इसे जंग के लिए उकसाने की कोशिश बता दिया और किम जोंग उन की इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ बता दिया। इतना ही नहीं, इसे दुनिया के लिए भी चेतावनी बता दी। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया ने एक साथ 3 देशों को निशाना बनाने की कोशिश की। भले ही किम जोंग उन जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ लगातार प्लान तैयार कर रहा हो, लेकिन इन तीनों देशों ने भी उसे हर मोर्चे पर घेरने के लिए तैयारी कर ली, क्योंकि जापान सागर में बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद इन तीनों देशों ने एक सुर में उत्तर कोरिया को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे दी।
मतलब साफ है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ ये देश चुप नहीं बैठने वाले हैं। बड़ी खबर आई अमेरिका में चुनाव प्रचार में जुटे राष्ट्रपति जो बाइडेन से जुड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। अमेरिका के डेलावेयर में बाइडेन के सुरक्षा काफिले में शामिल एक गाड़ी को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना तब हुई जब बाइडेन डेलावेयर में अपने कैंपिंग मुख्यालय से बाहर निकल रहे थे और वहां खड़े कुछ लोगों से बात कर रहे थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक घटना के वक्त बाइडेन के साथ उनकी पत्नी जिल बाइडेन भी मौजूद थी। हालांकि उन्हें और बाइडेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जैसे ही कार ने बाइडेन के काफिले की गाड़ी को टक्कर मारी, बाइडेन समेत वहां मौजूद सभी चौंक गए, क्योंकि कार ने किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के काफिले की गाड़ी को टक्कर मारी थी। और इस टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि बाइडेन तक चौंक गए। बाइडेन जब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, उसी वक्त टक्कर की जबरदस्त आवाज आई और बाइडेन जहां थे वहीं खड़े हो गए और उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज आई थी, क्योंकि टक्कर होते ही उसकी आवाज गूंज उठी। टक्कर की आवाज सुनकर बाइडेन ठिठक कर वहीं खड़े रहे। उनकी सुरक्षा में एक दूसरा शख्स भी चौंका। वो आगे बढ़कर उस तरफ देखने लगा जिधर से आवाज आई थी, क्योंकि इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें भले ही ये ना दिखा हो कि टक्कर कैसे हुई, क्योंकि कैमरा बाइडेन पर था, लेकिन टक्कर की आवाज से ये पता चल गया कि वो जोरदार थी। अमेरिका के डेलावेयर में ये घटना तब हुई जब जो बाइडेन वहां के कैंपिंग मुख्यालय से निकल रहे थे और अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसे जो बाइडेन की सुरक्षा पर संकट कहा जा रहा है, क्योंकि कार बाइडेन के काफिले से टकराई। हालांकि इससे बाइडेन और जिल बाइडेन को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से वहां हड़कंप जरूर मच गया, क्योंकि कार की टक्कर देखकर बाइडेन के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उनके साथ खड़े सुरक्षा कर्मी भी घबरा गए। वो टक्कर के बाद अपनी जगह सन्न खड़े बाइडेन की ओर बढ़े और तेजी से उन्हें उनकी कार के अंदर बिठाया। इस घटना के समय जिल बाइडेन भी वहां मौजूद थी। हालांकि वो नजर नहीं आई, क्योंकि वो पहले ही कार में बैठ चुकी थी और बाइडेन उनके पीछे पीछे आ रहे थे और टक्कर के बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें गाड़ी के अंदर बिठा दिया। और इसी बीच दूसरे सुरक्षा कर्मी उस ओर बढ़े जिधर टक्कर हुई थी, क्योंकि जिस कार ने बाइडेन के काफिले की गाड़ी को टक्कर मारी वो वहीं मौजूद थी और कार चलाने वाले ड्राइवर कार के अंदर बैठा था। और जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने कार को घेरा, कार चलाने वाले ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए, मानो उसने सरेंडर कर दिया हो, क्योंकि जैसे ही बाइडेन के सुरक्षा कर्मियों ने टक्कर मारने वाली कार को घेरा, वो उसमें बैठे शख्स को पीछे हटने के लिए बोलते नजर आए। ये घटना बड़ी थी, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन बाइडेन की सुरक्षा से जोड़ा गया। इसीलिए उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी चौकन्ने हो गए। हालांकि जब उन्होंने देखा कि कार में बैठा शख्स पहले ही डर गया है, तो वो उसे समझाने लगे। थोड़ी देर बाद कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक टक्कर मारने वाली कार डेलावेयर की ही थी, क्योंकि उसकी नंबर प्लेट लोकल थी। लेकिन इस बारे में बाइडेन की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा कर्मियों की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक टक्कर रात के करीब 8 बजे हुई और उस वक्त बाइडेन डेलावेयर के अपने कैंपिंग हेडक्वार्टर से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने हाथ हिलाकर सामने खड़े मीडिया का अभिवादन भी किया और उसी वक्त एक पत्रकार ने बाइडेन से सवाल पूछा कि वो पोल में ट्रंप से क्यों पिछड़ रहे हैं। बाइडेन ने इसका अपने अंदाज में जवाब भी दिया और आगे बढ़ गए। Mr. President, why are you losing to Trump in the polls? डेलावेयर में बाइडेन का प्रचार मुख्यालय है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वो वहां से रात का खाना खाकर निकले ही थे कि तभी वहां ऐसी तेज आवाज सुनाई दी मानो धमाका हुआ हो। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बाइडेन के काफिले की जिस गाड़ी को टक्कर मारी गई, वो बाइडेन की गाड़ी से केवल 40 मीटर की दूरी पर ही खड़ी थी और इसीलिए इसे बाइडेन की सुरक्षा में चूक माना जा रहा है, क्योंकि अगर बाइडेन की कार को टक्कर लगती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिल बाइडेन पहले से गाड़ी में बैठी थी। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा घेरे को सवालों के घेरे में ला दिया, क्योंकि पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
और डेलावेयर के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में एक छोटा निजी विमान घुस गया था। इसके बाद बाइडेन और उनकी पत्नी को वहां से निकाला गया था। और एक बार फिर अमेरिका के डेलावेयर में बाइडेन की सुरक्षा में चूक हुई, वो भी ऐसे माहौल में जब बाइडेन और ट्रंप अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और डेलावेयर में तो बाइडेन का कैंपिंग हेडक्वार्टर है। यही नहीं, परेशानी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पिछले महीने बाइडेन की पोती की सुरक्षा में भी चूक हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने बाइडेन की पोती की गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की थी और इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने जबरदस्त फायरिंग भी की थी। क्योंकि खबर आई कि पिछले महीने की 13 तारीख यानी 13 नवंबर को 3 अनजान लोगों ने बाइडेन की पोती की गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग भी की थी और अब बाइडेन के काफिले की गाड़ी को टक्कर मार दी गई। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चा होने लगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस के एजेंट संभालते हैं और सीक्रेट सर्विस को दुनिया की सबसे ताकतवर सुरक्षा एजेंसी माना जाता है। और इसीलिए सीक्रेट सर्विस के पास अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साथ व्हाइट हाउस, अमेरिकी उच्च सुरक्षा अधिकारियों और अमेरिका आने वाले हाई प्रोफाइल नेताओं की सुरक्षा का जिम्मा होता है, क्योंकि ये एजेंसी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अंतर्गत काम करती है और इसका मुख्य काम हाई प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा करना होता है। उधर ऑस्ट्रेलिया में आए जैस्पर तूफान ने वहां जमकर तबाही मचाई। वहां के क्वींसलैंड में तूफान जैस्पर की वजह से हजारों लोग प्रभावित हो गए, तो वहीं सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। क्योंकि क्वींसलैंड में टकराए जैस्पर तूफान की वजह से वहां के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न नजर आए। इसकी जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो पूरा शहर ही पानी पर बसा हो, क्योंकि जहां तक नजर घुमाई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। वहां सड़कों का नामो निशान तक मिट गया, क्योंकि पानी ने हर तरफ अपना कब्जा जमा लिया। वहां के कई इलाकों में लोगों के घर आधे पानी में डूबे नजर आए और उसकी वजह से सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वहां से आए एक तस्वीर में सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी दिखी, क्योंकि जैस्पर तूफान के क्वींसलैंड से गुजर जाने के बाद भी वहां बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और उसकी वजह से वहां के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि पानी भरने की वजह से वहां के एक इलाके में एक मगरमच्छ घुस गया और वो मगरमच्छ सड़क पर बहते पानी में तैरता नजर आया। इसका जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लोग सड़क पर उस मगरमच्छ को देखकर हैरान हो गए और उसका वीडियो बनाने लगे। इसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और एक डंडे की मदद से उस मगरमच्छ को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो डंडा उस मगरमच्छ को लगा, वो पानी में झटपटाने लगा और फिर काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने आखिरकार उस मगरमच्छ को बाहर निकाल लिया। इसकी जो तस्वीरें आई, उसमें एक आदमी उस मगरमच्छ के मुंह पर रस्सी बांधकर उसे खींचता नजर आया, तो उसी वक्त तुरंत रेस्क्यू टीम के 2 लोगों ने उस मगरमच्छ के ऊपर बैठकर उसका मुंह बंद कर दिया और पुलिस की मदद से उसे पिंजरे में बांधकर वहां से ले गए। लेकिन उस मगरमच्छ को वहां से ले जाने से लोगों की मुसीबत खत्म नहीं हुई, क्योंकि वहां के क्वींसलैंड में सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर चुका था कि कई रास्ते बंद हो गए और उसकी वजह से वहां का एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ा। ऐसे में सैकड़ों लोग एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। इसकी जो तस्वीरें सामने आई, उसमें वहां के एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी लाइन नजर आई। लगातार बारिश की वजह से उस एयरपोर्ट के बाहर खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी नजर आईं। वहीं उस एयरपोर्ट के अंदर खड़े लोग वहां से निकलने का इंतजार करते दिखे। बताया गया कि लगातार बारिश की वजह से वहां की सड़कें और रेलवे लाइन बंद हो गयी, जबकि करीब 14,000 घरों की बत्ती गुल हो गई। इसके अलावा वहां फंसे 300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया गया, क्योंकि तूफान जैस्पर की वजह से वहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। क्योंकि जब तूफान जैस्पर ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराया तो इसका सबसे ज्यादा असर वहां के क्वींसलैंड में ही देखने को मिला। क्वींसलैंड में तूफान ने इस कदर तबाही मचाई कि कई लोग बेघर हो गए, जबकि हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए, क्योंकि तूफान जैस्पर की वजह से क्वींसलैंड में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक जैस्पर तूफान दक्षिणी प्रशांत महासागर के छोटे से देश फिजी से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा,
जहां वो ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराया और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव वहां के क्वींसलैंड में देखा गया। तूफान के क्वींसलैंड में ही टकराते ही वहां जोरदार बारिश हुई और कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। ऐसे में कई लोग अपने ही घरों में फंस गए क्योंकि लगातार बारिश की वजह से उनके घर आधे से ज्यादा पानी में डूब गए। इधर मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी रही और कई दिनों की तेजी के बाद बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन रियल्टी और बैंक समेत कुछ दूसरे सेक्टर के शेयरों में गिरावट रही, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 168 अंक गिरकर 71,315 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 38 अंकों की गिरावट के साथ 21,418 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। अच्छे बच्चे सब खाते हैं, अच्छे बच्चे सब खाते हैं, कहकर जूठन पकड़ाते हैं। सौभाग्य की एक बात कही सज्जन ने, कर्मों से दिल छलनी कर वो बातों से मन बहलाते हैं। तो मिलते हैं कल, जब घड़ी इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त होगा सौभाग्य की एक बात का।